गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर और इसके सारे रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? निगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 का निगेटिव होता है डू नॉट प्लस V1, डू नॉट प्लस V1, और V5 का निगेटिव होता है डज नॉट प्लस V1। डू, डज और डिड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। तो दोनों का ऑक्सिलियरी वर्ब ले लेंगे डू या डज प्लस नॉट, और इसके साथ लग जाएगा V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गया आपको निगेटिव स्ट्रक्चर और सेंटेंस हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देख लीजिए। मैं प्रतिदिन यहाँ आता, मैं प्रतिदिन यहाँ नहीं आता, मैं प्रतिदिन यहाँ नहीं आता। आई के साथ V1, डू नॉट V1 कम हेयर, वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है। ही के साथ V5, डज नॉट गो। निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। तो पहले यस नो क्वेश्चन देख लें। डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट का प्रयोग करना हो तो यहीं पर सब्जेक्ट के बाद प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपको यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन एग्जाम्पल में देख लीजिए। क्या आप मछली खाते हैं? क्या आप मछली खाते हैं? आप हो गया यू के हिसाब से प्रयोग होगा डू यू ईट, सॉरी डू यू ईट फिश। क्या वे लोग यहाँ नहीं आते हैं? क्या वे लोग यहाँ नहीं आते हैं? सब्जेक्ट हो गया वे लोग के हिसाब से डू, सब्जेक्ट दे, नॉट का प्रयोग हुआ नॉट कम हियर। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? क्या वह झूठ नहीं बोलता है? क्या वह झूठ नहीं बोलता है? तो वह ही हो जाएगा। ही के हिसाब से V5 का प्रयोग होगा डज ही नॉट टेल ए लाई। ये हो गया आपको यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर। यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर इसको कहेंगे यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर। यह कहलाएगा यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। इसमें यस नो क्वेश्चन में निगेटिव है, ये यस नो क्वेश्चन में अफर्मेटिव है, ये यस नो क्वेश्चन में निगेटिव है। अब हम लोग देख लें WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसको कहेंगे WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर। और सेंटेंस का अलग WH सेंटेंस। आप देखिए यहां एग्जाम्पल में, वह झूठ क्यों बोलता है? वह झूठ क्यों बोलता है? तो पहले WH वर्ड
वाई, वह सब्जेक्ट हो गया, वह का ही के हिसाब से डज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट हो गया ही, वाई डज ही झूठ बोलना का, टेल ए लाई। वे लोग यहाँ कैसे नहीं आते हैं, वे लोग यहाँ कैसे नहीं आते हैं, तो कैसे का हो जाएगा हाउ, और वे लोग का दे के हिसाब से डू दे नॉट कम हियर। मोहन स्कूल कब जाता है, मोहन स्कूल कब जाता है, कब की अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन डज मोहन गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। WH वर्ड में आप देखिए, WH वर्ड्स में हम लोग हु का भी प्रयोग करते हैं, हु। तो आप याद रखेंगे कि हु जिसकी हिंदी होती है कौन, ये हमेशा सब्जेक्ट होता है, हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर होता है। तो अगर हमें WH वर्ड के तौर पर हु का प्रयोग करना होगा तो इस वाक्य को अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें या ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होगी तो हम इस स्ट्रक्चर पर के आधार पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि WH वर्ड और सब्जेक्ट अलग अलग प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ WH वर्ड और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, सब्जेक्ट अलग है और WH वर्ड अलग है, लेकिन यहाँ पे हु चूंकि स्वयं सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हम इसको अगर ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होगी, इसके आधार पर इसका प्रयोग करते हुए अगर ट्रांसलेशन बनाना हो तो हम हु का प्रयोग करने के लिए जो पहला स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव और निगेटिव के लिए निगेटिव स्ट्रक्चर है उसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे, और एक चीज और ध्यान देंगे कि हु का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। जैसे कौन यहाँ आता है, तो कौन यहाँ आता है तो यहाँ हु सब्जेक्ट है, इसीलिए हु, और कौन यहाँ आता है एक व्यक्ति है सिंगुलर तो हो जाएगा हु कम्स हियर, और कौन यहाँ नहीं आता है तो हो जाएगा हु डज नॉट कम हियर। अगर मान लीजिए यहाँ आने वाले लोगों की संख्या एक से ज्यादा हो तो हम लगा देंगे हु कम हियर प्लूरल वर्ब, और निगेटिव बनाना होगा तो हो जाएगा हु डू नॉट कम हियर। तो आप याद रखेंगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो हु हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर प्रयुक्त होता है, आप याद रखेंगे। आप देखिए व्हाट की हिंदी होती है क्या, तो व्हाट का प्रयोग आप देखिए हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में करते हैं। यहां पर सब्जेक्ट भी होगा यह और ऑब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, व्हाट का प्रयोग दोनों रूपों में होगा। जैसे व्हाट runs fast, what runs fast। यहां पर देखिए what सब्जेक्ट के तौर पर आया है तो इसके साथ हम V5 का प्रयोग किए, यह सिंगुलर का बोध करा रहा है। और आप देखिए what work do you not do, या what work do you do। तो आप देखिए यहाँ what work do you not do, यहाँ यू हो गया आपको सब्जेक्ट और यहाँ पर ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट। यहाँ काम करने वाला यू है, यू सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर भी होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी होता है। और भी देखिए जैसे विच का प्रयोग भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में होता है। व्हाट का प्रयोग भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में होता है। इसके बाद जैसे प्रयोग में देखिए which
पेन डज नॉट राइट वेल, कौन सी कलम अच्छी तरह से नहीं लिखता है। तो यहाँ पर विच पेन, ये आपको सब्जेक्ट हो गया है ना। और आप देखिए यहाँ पे विच वर्क डज ही नॉट डू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आपको ही काम करने वाला सब्जेक्ट है और करता है कौन सा, विच वर्क। तो ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट। तो विच का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर भी होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। जब विच का प्रयोग आप सब्जेक्ट के तौर पर करेंगे तो यह पहले स्ट्रक्चर के आधार पर बनेगा, इसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा। और जब हम विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के तौर पर करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो विच का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में होता है, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में होता है। हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर हु का प्रयोग नहीं होता है। और भी देखिए आप हुम का प्रयोग देखते हैं। तुम किसको, ये हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, जब भी प्रयुक्त होगा तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयुक्त होगा हुम का प्रयोग। जैसे हुम डू यू नॉट लाइक, हुम ऑब्जेक्ट के तौर पर, हुज किसका किसकी, हुज इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर इसका प्रयोग, सॉरी देखिए यहां पर इसका प्रयोग देखिए, whose work does he not do। यहां हो गया आपको सब्जेक्ट, ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट। whose horse runs fast, यहां पर whose horse हो गया आपको सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। तो हुज का प्रयोग भी सब्जेक्ट के तौर पर भी होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। नेगेटिव में V1 का नेगेटिव बनता है डू नॉट प्लस V1 और V5 का नेगेटिव बनता है डज नॉट प्लस V1। रूल्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस फिनिश्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों का एक ही अर्थ है, तीन नाम है, तीनों में किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपको बताया है हम पहले प्रेजेंट बोलते हैं तो प्रेजेंट टाइम होता है। प्रेजेंट टाइम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं V1 या V5। प्रेजेंट टाइम के लिए प्रयोग करते हैं V1 और V5, बारह में हम लोग पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूअस जारी रहना, कंटिन्यूअस के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं V प्लस V4 और टेंस रेफर्स टू वर्ब फॉर्म्स, ये वर्ब फॉर्म्स ही है। अगर हम इसको जोड़ दें तो आप देखिए B का V1 हो जाएगा M और R और V5 हो जाएगा इज प्लस V4। इधर जोड़ दीजिए ऑब्जेक्ट, इधर जोड़ दीजिए सब्जेक्ट। यही तो स्ट्रक्चर है। हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन रूल्स के आधार पर कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। ये आपको हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव
सेंटेंस। ये हो गया आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद इज एंड आर। और चूंकि यह ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब का ही नेगेटिव बनता है, इसीलिए इज एम आर के साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। ये आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया और सेंटेंस कहलाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंटेंस। यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा यस नो क्वेश्चन के लिए इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट नॉट V4 अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपको हो गया यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर। यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर। और इसके बाद अगर हम WH क्वेश्चन फॉर्मेशन करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट V4 अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपको WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर। यही 4 स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। वर्ब का प्रयोग होता है इज एम आर प्लस V4। तो अब हम लोग इसका देखेंगे रूल्स कि कहां कहां हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं, किन किन परिस्थितियों में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, यह हम लोगों को देखना है। जैसा कि इस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम और कंटीन्यूअस यानी जारी रहना। इसका मतलब हुआ कि अगर प्रेजेंट टाइम में यानी स्पीकर के बोलने के समय कोई कार्य जारी है तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो पहला रूल हो जाएगा रूल 1। रूल 1 द वर्क going on at the time of speaking। अगर कोई कार्य स्पीकर के बोलने के समय स्पीकर के बोलने के समय जारी हो तो उस कार्य को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हम लोग अभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। नाउ का प्रयोग अंत में भी कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टडिंग इंग्लिश। वह इस समय घर जा रहा है। इस समय एट दिस टाइम वह घर जा रहा है। He is going home। तो अगर कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में यानी स्पीकर के बोलने के समय जारी है, चल रहा है, तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। आप देखेंगे कि इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं सामान्यतया इनमें नाउ का प्रयोग होता है, क्योंकि नाउ से एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का बोध होता है। इसमें एट प्रेजेंट का प्रयोग होता है, एट दिस टाइम का बोध होता है, करेंटली का प्रयोग होता है, एट द मोमेंट का प्रयोग होता है, एट दिस मोमेंट का प्रयोग होता है। सामान्यतया ये जो एडवर्ब्स हैं नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, करेंटली, एट द मोमेंट या एट दिस मोमेंट, ये सब एडवर्ब्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सामान्यतया प्रयोग में आते हैं। और ये सब जो एडवर्ब्स हैं ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का बोध कराते हैं, स्पीकर के बोलने के वक्त का बोध कराते हैं। इसीलिए इन सब शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए होता है। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है।
दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई कार्य स्पीकर के बोलने के वक्त नहीं बल्कि उसके आसपास जारी हो तो उस कार्य को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय ही वह कार्य चल रहा हो, उस समय के आसपास जारी है। यानी दी वर्क गोइंग ऑन अबाउट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय के आसपास अगर कोई कार्य जारी है तो वह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। जैसे हम लोग आजकल एक किताब लिख रहे हैं, हम लोग आजकल एक किताब लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग ए बुक। आजकल दीज डेज या नाउ ए डेज, दीज डेज या नाउ ए डेज। वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कोई जरूरी नहीं कि जिस समय स्पीकर बोल रहा है उस समय वह कर ही रहा, उस समय हो सकता है वह मार्केट में घूम रहा, हो सकता है बैठा हो, यानी उसका जो रूटीन है वो आजकल उस हिसाब से परीक्षा की तैयारी के हिसाब से उसने अपने रूटीन डेवलप किए हैं और वो परीक्षा की तैयारी करने में आजकल व्यस्त है। वह आजकल परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ही इज प्रिपेयरिंग for the examination, preparing for the examination, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो अगर कोई कार्य स्पीकर के बोलने के आसपास घटित हो रहा हो तो उस कार्य को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।